अयोध्या विवाद पर सुनवाई के आखिरी दिन मध्यस्थता कमेटी ने समझौते की सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सीलबंद रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनके मुताबिक सद्भावना के नाम पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुलह के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भरोसा जताया गया कि राम मंदिर समझौते की आखिरी कोशिश से ही बनेगा। मध्यस्थता तो चलेगी, कोई एक पार्टी ना आवे, दूसरे आ गए हैं तो जो आ गए हैं उनके बीच में हुआ। अब जो आ गए हैं उनके बीच में कोई दो चीजें सेटल हो गई, बात तय हो गई। अब जो उस समय नहीं पहुंच पाए थे, मेरा उनसे आग्रह और अनुरोध और प्रार्थना है कि वो जाएं वहाँ पे मध्यस्थता कमेटी के सामने और उस सेटलमेंट को देखें, पढ़ें और अगर वो साइन कर देते हैं तो ये देश के हित में बहुत बड़ा काम है। मेरी गारंटी है और ऐसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अगर वो दंत फैल गई तो कोई पढ़ा लिखा आदमी तो उसके ऊपर ना नहीं। कहा यह जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या के बदले हिंदुओं से काशी और मथुरा में विवादित स्थल से दावा छोड़ने की शर्त रख दी है, जिस पर हिंदू पक्ष के साथ सहमति बनने के आसार ना के बराबर हैं। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए उन्होंने जो सशर्त सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मुकदमा वापस लेने की बात कही, उसमें यह था कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को छोड़ दो, मैं वहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर को छोड़ दो, मैं वहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं और राम जन्मभूमि को ले लो। ये कैसे हो सकता है? दरअसल अयोध्या की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह का विवाद भी करीब 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि 1660 और 1669 के बीच औरंगजेब ने 2 जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण कराया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इस पर मुस्लिम पक्ष ने दांव खेल दिया है। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कई बड़ी डिमांड रख दी है। अयोध्या में विवादित जमीन के बदले मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाए, अयोध्या में पहले से मौजूद कई मस्जिदों की मरम्मत कराई जाए, मुस्लिमों को एएसआई संरक्षित 2000 से ज्यादा स्मारकों में नमाज की इजाजत दी जाए, हिंदू मथुरा, काशी और धार भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ दें। देश भर में धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 को लागू किया जाए ताकि एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों को दूसरे स्थान में परिवर्तित न किया जाए। अयोध्या में भाईचारे के लिए सद्भावना संस्थान बनाया जाए। उधर मध्यस्थता समिति के सदस्य श्री रविशंकर ने ट्विटर पर मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को भाईचारे की मिसाल बताया। श्री रविशंकर ने ट्वीट किया कि मध्यस्थता में दिखाए गए विश्वास के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। सभी दलों को उनकी सच्ची और अथक भागीदारी के लिए भी धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण मध्यस्थता की प्रक्रिया आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ हुई, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का अद्वितीय प्रतीक है। तो वहीं कांग्रेस भी मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर निर्माण को ही सबसे अच्छा विकल्प बता रही है। वो मीडिएशन के ऊपर स्टिक करते हैं तो हो सकता है मेरे ख्याल में ऐसा फैसला हो जो सभी को मंजूर होगा, कोई विनर नहीं होगा, कोई लूजर नहीं होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने की खबर है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना के पूर्व विधायक और कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर से हमला कर गाड़ी का कांच तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध खनन के दौरान खदान में फंसे 3 लोगों को बाहर निकालने के लिए 4 दिन बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। 600 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी घोटाले में त्रिपुरा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बादल चौधरी की कथित भूमिका को लेकर त्रिपुरा की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में विधायक के 12 लाख मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए शरीफ खान के परिजन शव को सुपुर्दे खाक करने को राजी हुए। ओडिशा बीजेपी के वरिष्ठ नेता दामोदर राउत ने बीजापुर उपचुनाव में पार्टी नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के स्तर पर पहुंच गया, जिस वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ फिलीपींस और जापान की 7 दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में वो दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। महाराष्ट्र चुनाव में वीर सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। एक और बीजेपी सावरकर की तारीफ करते हुए इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ते हुए उनका विरोध कर रही है। लेकिन इस बीच मुंबई में मनमोहन सिंह ने यह बयान देकर चौंका दिया कि कांग्रेस सावरकर के खिलाफ नहीं है। लेकिन साथ ही मनमोहन सिंह ने साफ किया कि कांग्रेस का विरोध सावरकर की विचारधारा से रहा है। Indira ji postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. As far as मनमोहन सिंह ने हिंदुत्व विचारधारा का विरोध किया, तो वहीं मनीष तिवारी सावरकर को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चुके। In 1969, when the Kapoor Commission was set up, the Kapoor Commission found that possibly he and some of his other colleagues had prior knowledge of the events that took place on the 30th of January 1948, and there is a colleague of yours, Mr. Pavan Kulkarni, if I get the name correctly. कांग्रेस के तीखे विरोध के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी इस विवाद में कूद पड़ी। ट्वीट करके लिखा, देश को अपनी नैतिकता के मापदंड बदलने की जरूरत है, जबकि सावरकर जैसे लोगों का सम्मान और गांधी जी जैसे लोगों का अपमान हो रहा है। लेकिन सावरकर पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब सीधे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आया। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बने। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया, और अब समय आया है हमारे देश के इतिहासकारों को एक नए दृष्टिकोण के साथ इतिहास को लिखने का। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे से बौखलाए आतंकियों ने वहां जाने वाले बाहरी व्यापारियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सेब लेने कश्मीर पहुंचे एक राजस्थानी ट्रक ड्राइवर की हत्या के बाद आतंकियों ने शोपियां में पंजाब के 2 व्यापारियों को गोली मार दी, जिसमें से एक व्यापारी की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। लिहाजा जैसे ही पंजाब के फाजिलका के सेब व्यापारियों चरणजीत सिंह और संजीव को गोली मारने की खबर उनके घर पहुंची, उनके परिजन रोने बिलखने लगे। एक तरफ मारे गए चरणजीत सिंह के परिवार की महिलाएं रो रही थी, तो दूसरी तरफ अपने भाई को खोने का गम एक भाई को सताया जा रहा था। देखिए कैसे लोग उन्हें संभाल रहे हैं, दिलासा देने में जुटे हैं। बताया गया कि शोपियां के ट्रेंच इलाके में बुधवार शाम 7:30 बजे आतंकियों ने 2 सेब व्यापारियों को गोली मार दी। हम पहुंचे हुए हैं चरणजीत चन्ना के घर पर, जहां पर पारिवारिक मेंबरों में शोक की लहर चल रही है, और सभी परिवार वाले बता रहे हैं कि ये व्यापारी करीब 10 दिन से वहां पे श्रीनगर में मौजूद थे, जहां पर ये आतंकियों ने कल जब वो गाड़ी लोड करवा रहे थे तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि दोनों व्यापारियों को पहले पुलवामा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत न सुधरने के बाद इन्हें श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया गया। इस दौरान चरणजीत की मौत हो गई, जबकि संजीव को गंभीर हालत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 2 जने सी, एक बालाजी फ्रूट वाला ਦਾ ਸੰਜੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। हालांकि सेब व्यापारियों के साथ हुई आतंकी घटना ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। हालांकि सेब व्यापारियों के साथ हुई आतंकी घटना की जानकारी के बाद तत्काल सुरक्षा बलों ने ट्रेंच गांव की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान शुरू किया।
इससे पहले आतंकियों ने शोपियां के शीरमल में सेब लेकर जा रहे एक राजस्थानी ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी थी। वहीं बुधवार को ही छत्तीसगढ़ के एक मजदूर को भी आतंकियों ने पुलवामा में गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाने से हताश आतंकी और अलगाववादी संगठनों ने अब नई चाल चली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से देश दुनिया में भेजे जाने वाले सेबों को निशाना बनाते हुए देश विरोधी नारे लिखे हैं। कुछ फल विक्रेताओं को कश्मीर से कठुआ आई पेटियों में सेब पर हमें आजादी चाहिए, मुझे बुरहान वानी पसंद है, इमरान खान जिंदाबाद, जाकिर मूसा लौटेगा और गो बैक इंडिया जैसे नारे लिखे मिले। यही नहीं, सेबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। सेब खोले पेटी, तो जब भी पहली पेटी उन्होंने खोली और पेटी के अंदर 4-5 सेब निकले, उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मूसा कम बैक, और उर्दू में भी लिखा हुआ था। वो हमने पढ़ा ही नहीं। फिर उसके बाद हमने SHO को इन्फॉर्म किया। इस बीच वहां पहुंची पुलिस ने सेब की पेटियां जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फल दुकानदारों ने पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। दुकानदारों ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है, जिससे आतंकियों के हताश समर्थक अब सेब व्यापारियों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। दिल्ली बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने के संकेत दिए। खबर है कि दिल्ली में बीजेपी बिना सीएम का चेहरा घोषित किए विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, ताकि पार्टी को गुटबाजी से बचाया जा सके। पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पूर्व डायरेक्टर एस सुरजीत सिंह अरोड़ा को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभी के हालात में भारत के साथ राजनयिक संबंध की कोई भी संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीआईएसएफ ने एक आरोपी के साथ 13 तोतों को पेश किया, जिन्हें तस्करी कर ताशकंद ले जाया जा रहा था। ग्वालियर दक्षिण से विधायक प्रवीण पाठक ने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को ऑटो रिक्शा में बिठाकर खुद ऑटो चलाते हुए शहर की सफाई का जायजा लिया। दिल्ली की साकेत जिला कोर्ट ने आर्थिक धोखाधड़ी मामले में मालविंदर सिंह, शिविंदर सिंह के साथ 3 और लोगों को 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने सर सैयद अहमद खान की जयंती नहीं मनाई और कश्मीर मुद्दे को लेकर विरोध करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। वाराणसी में बीएचयू के छात्र संघ की बहाली समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और बीजेपी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र संघ बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रिंस विलियम्स और केट मिडिल्टन ने पारंपरिक परिधानों में गांव का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुंबई में मनमोहन सिंह ने पीएमसी बैंक के कुछ ग्राहकों से भी मुलाकात की और बैंक संकट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री से सलाह देने की गुजारिश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने ग्राहकों के हालात पर दुख जताते हुए इस मामले में सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। Party finance minister, what happened did happen. There were some weaknesses, but this government has been in office for 5.5 years. It should have learned from our mistakes and provided credible solutions to those problems which are still affecting our economy. पूर्व प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सिस्टम की बदहाली के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सरकार को घेरा है। So the worst form of governance in the UPA regime when he was the Prime Minister, we saw the economy collapse. Every macroeconomic parameter suffered. तो जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वार किया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के जान देने के इरादे से ही एक लड़का दिल्ली के चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में कूद गया।
करीब 15 मिनट तक शेर और ये लड़का एक दूसरे के करीब रहे और बाहर खड़े लोगों की सांस अटकी रही, क्योंकि किसी भी पल शेर इस लड़के पर हमला कर सकता था। शेर के ठीक सामने रेहान नाम का लड़का जमीन पर बैठ गया। शेर और उसके बीच फासला एक हाथ से भी कम का था और दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई। हद तो तब हो गई जब लड़के ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और शेर के साथ सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेने के बाद बड़े आराम से उसने फोन जेब के हवाले किया और फिर निश्चिंत होकर शेर के सामने बैठ गया। शेर का मूड अभी तक तो ठीक था, वो आराम से लड़के की ओर गया, लेकिन करीब से लड़के को देखने के बाद शेर ने अपने दोनों पंजे उसके कंधे पर रख दिए। लड़का घबराकर उठा तो शेर भी आक्रामक हो गया। इसके बाद किसी भी पल शेर इस लड़के को उसकी गुस्ताखी की सजा दे सकता था, लेकिन लड़के की किस्मत अच्छी थी। ठीक इसी वक्त दिल्ली चिड़ियाघर की टीम ने शेर को नशे के एक इंजेक्शन से हिट किया और साथ ही सुरक्षाकर्मी भी बाड़े में कूद गए। तो हमारा गार्ड तैनात था वहां पर और उससे कह के वो कूदा है और कूदा तो उसके बाद केज के अंदर फौरन हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आदमी कूद चुका। तो हमारा सारा प्रोटोकॉल, हमारी डॉक्टर्स की टीम वो साइड पर पहुंच गई और हमने उससे बार बार उसे रिक्वेस्ट की कि भाग कर जाली पर चढ़ जा, और हमने जो हमारा आर्टिफिशियल एक सीढ़ी होती है रस्सी की बनी हुई उसे भी लटकाया कि इस पर आ जा, लेकिन नहीं आया। हमारी डॉक्टर की टीम फिर शेर को वहां से डिस्टर्ब करने के अलग साइड पर ले गई। करीब 28 साल के इस लड़के का नाम रेहान है। दावा किया जा रहा है कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और जान देने के इरादे से ही ये शेर के बाड़े में कूदा था। जब निकालना चाहा तो पानी में कूद गया वो। मोट के अंदर 20 फुट खाई है, मोट पानी भरा हुआ है, उसमें कूद गया। हमारे सिक्योरिटी ने उसे फिर मोट से निकाल के बाहर लेकर लाए। इधर शेर तो हल्का डाउन हो गया, तो जब हिट हो गया तो दवाई 15 मिनट के अंदर तो बेहोश हो जाता है बिल्कुल। गनीमत ये रही कि गुजरात से आए सुंदरम नाम के इस शेर ने रेहान पर हमला नहीं किया और वक्त रहते चिड़ियाघर की टीम भी उसके बचाव में जुट गई और रेहान को बाड़े से सही सलामत निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दिल्ली चिड़ियाघर की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गए। करीब 1 महीने पहले एक शख्स ने शेर के बाड़े में कूदने की कोशिश की थी। 2014 में भी एक आदमी शेर के बाड़े में गिर गया था और शेर के हमले में मारा गया था। 5 साल पहले हुई इस घटना के बाद बाड़े की ऊंचाई बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन अब प्रशासन की दलील है कि ऊंचाई बढ़ाने से क्या होता है। हाइट क्या करेगा? जब आदमी जानबूझ के कुछ दिन आएगा तो वो हाइट कुछ नहीं कर सकती इसके आगे। जो आदमी कसदानी मारने के लिए आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चिड़ियाघर के बाद बाड़े की ऊंचाई बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन अब प्रशासन की दलील है कि ऊंचाई बढ़ाने से क्या होता है। हाइट क्या करेगा? जब आदमी जानबूझ के कुछ दिन आएगा तो वो हाइट कुछ नहीं कर सकती इसके आगे। जो आदमी कसदानी मारने के लिए आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चिड़ियाघर के अंदर इस तरह की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखाता है। और अब से कुछ साल पहले यानी कि साल 2014 में एक युवक इसी तरीके से सफेद टाइगर के बाड़े में गिर गया था, जिसके बाद उसको मार दिया था उस टाइगर ने। और अभी एक और मामला यहाँ पर सामने आया, तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे सामने न आए। दिल्ली चिड़ियाघर के प्रशासन ने लड़के की जान बचा लेने पर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल अपनी जगह हैं और मानकर चलिए कि इनके जवाब नहीं मिलेंगे। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में नक्शा फाड़कर संत समाज की नाराजगी मोल ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से सबूत के तौर पर राम मंदिर का एक पुराना नक्शा पेश किया गया था, जिसके राजीव धवन ने जज के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन उनकी इस हरकत पर संत समाज भड़क गया। रामविलास वेदांती ने तो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद धवन को देख लेने की चेतावनी भी दे दी। जब इसका निर्णय आ जाएगा तो निर्णय आने के बाद फिर मैं राजीव धवन को देखूंगा। रामविलास वेदांती ने धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मन भी बनाया था, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से इंतजार करना ठीक समझा। फिर भी राजीव धवन के खिलाफ उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। राजीव धवन ने केवल कोर्ट का अपमान नहीं किया, संविधान का भी अपमान किया, न्यायाधीशों का अपमान किया, न्याय का अपमान किया, भारतीय संस्कृति का अपमान किया और भगवान राम का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की ओर से पेश किए गए एक नक्शे को फाड़ दिया था। ये नक्शा पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड से निकालकर अदालत में पेश किया गया था। यही नक्शा है, इसी नक्शे को देख करके हालांकि बाद में राजीव धवन ने अदालत में कहा था कि मैंने चीफ जस्टिस के कहने पर नक्शा फाड़ा। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आपने सफाई दे दी, अब ठीक है। लेकिन अदालत के बाहर इस मामले को लेकर बवाल मच गया। रामविलास वेदांती ने तो इसे कांग्रेस और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से जोड़ दिया। ये कांग्रेस की ओर से इशारा हो रहा है, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर
राजीव धवन ने सोचा मुकदमा खत्म हो जाएगा, इसलिए मुकदमा खत्म न हो इसके लिए जानबूझ करके इस काम को किया उन्होंने। राजीव धवन के नक्शा फाड़ने पर सोशल मीडिया पर बहस तेज है और सियासी गलियारों में भी बयानबाजी और तेज हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने संन्यास का संकेत देते हुए कहा कि उनके और कांतिलाल भूरिया जैसे नेताओं को अब सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। अब हम दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, हम लोगों ने खूब सियासत कर ली, हम लोग अब रिटायर होने वाली उम्र हम लोगों की आ चुकी है। हम लोग नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं। पटना में पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही नगर विकास मंत्री के घर कचरा फेंकने की कोशिश भी की, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया और उनका चालान काट दिया। यूपी के हापुड़ में पुलिस हिरासत में प्रदीप की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी नेता मदन चौहान की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग एसपी ऑफिस पहुंचे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 2 अलग अलग केस में पुलिस ने 2 गाड़ियों से 280 किलो गांजा बरामद करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर श्रम कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लेबर इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी को एक शख्स के बैग से चांदी की सिल्लियां मिली, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर का करीबी बताकर भोपाल, दिल्ली और दूसरे एम्स में नर्स को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 4 कंप्लेनेंट लड़कियां आई थी, जिन्हें बताया कि उनके साथ में 4-4 लाख रुपए की ठगी हो गई है और एम्स में उनको नर्स पद पर भर्ती कराने के नाम पर। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ गाजियाबाद डीएम की पहल के बाद कबाड़ चुनने वाले कुछ लोग एक ट्रक पॉलिथीन जमा कर डीएम को सौंपने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे और उसका इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प भी लिया। ये जो कबाड़ का काम करने वाले, पॉलिथीन का काम करने वाले लोग हैं, अपने श्रम से इन्होंने पॉलिथीन को एकत्रित किया, अपना ट्रक किया और ट्रक लेकर के आप देखिए कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और ये हमको ये समर्पित कर रहे हैं कि हम इस पॉलिथीन को आपको डिपॉजिट कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की लिवाली और बैंकिंग शेयरों की मजबूती के साथ शेयर बाजार भारी उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 453 अंक ऊपर चढ़कर 39,052 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 अंकों की उछाल के साथ 11,586 पर बंद हुआ। इंडिया न्यूज से बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया कि देश में कुछ लोग विचारधारा के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें एक वैचारिक आतंकवाद चल रहा है कि अपने पूर्वजों को भुलाओ, अपने देश की संस्कृति को भुलाओ, अपने इतिहास को भुलाओ, आपस में एक दूसरे को लड़ाओ। अरे अभी तो राखी गढ़ी में हरियाणा में 5,500 वर्ष पुराना मानव कंकाल निकला, जिसमें पता लग गया, साबित हो गया कि आर्य, द्रविड़, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के नाम पर जो हमको लड़ाया गया, हिंदू मुसलमानों के नाम पर अभी भी कुछ लोग लड़ाने की कोशिश में फिराक में रहते हैं, वो सारे हम सबके पूर्वज एक हैं। तो कहाँ ये प्रश्न आ गया? तो एक वैचारिक आपस में घृणा, प्रतिशोध पैदा करके इस देश को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के जो मंसूबे खराब है। दरअसल दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू होने जा रही ऑड इवन स्कीम के बारे में दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बात की घोषणा सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि ऑड इवन स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। ये स्कीम रविवार को लागू नहीं होगी, मतलब हफ्ते के बाकी 6 दिन सोमवार से शनिवार तक ऑड इवन स्कीम चलेगा। ऑड इवन स्कीम से महिलाओं, दिव्यांगों के अलावा दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है, जबकि इस बार सीएनजी वाहनों को भी ऑड इवन स्कीम के दायरे में रखा गया है। इस स्कीम को दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, देश के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस स्कीम से छूट दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी ऑड इवन से छूट दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को ये छूट नहीं मिलेगी। नियम का पालन नहीं करने पर 4,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो कि पिछली बार 2,000 रुपए था। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए और भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें कलेक्टिव
दिवाली और डस्ट फ्री सड़क शामिल है। तो जैसे हमने बताया था, दिवाली कलेक्टिव मनाई जाएगी, मास्क बांटे जा रहे हैं, नाइट विजिलेंस शुरू कर दिया गया है। बहुत 16 टीम्स जो है वो निकली हुई हैं, और जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है, जिसकी वजह से धूल उड़ती है, बर्निंग ऑफ वेस्ट है, इसके ऊपर बड़ी सख्ती की जा रही है। उसके लिए टीम्स जो हैं वो मैदान में हैं। डे एंड नाइट जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनका विजिलेंस किया जा रहा है। रोड स्ट्रेचेस ऐसे जहां पे हैं जहां डस्ट ज्यादा उड़ रही है, वहां पे फाइन किया जा रहा है। और पानी को स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, जहां सड़कों के ऊपर जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शन दिए गए कि वो सड़कों पे पानी का वो करें। यूपी में मऊ के एक थाने में एक रिटायर्ड फौजी और दरोगा के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल चालान कटने की वजह से रिटायर्ड फौजी बात करने के लिए थाने आया था, तभी किसी बात को लेकर दरोगा और फौजी के बीच विवाद बढ़ गया और दरोगा ने फौजी को थप्पड़ मार दी, जिसके बाद फौजी ने दरोगा पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर इस मामले को शांत किया। और अब से कुछ देर पहले करवा चौथ का चांद नजर आ गया है। राजधानी दिल्ली की महिलाओं में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं सज संवर कर पूरे विधि विधान से अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और गणेश जी की पूजा कर रही हैं। साथ ही करवा चौथ की कथा भी आज महिलाओं ने सुनी। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंडितों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का अद्भुत संयोग भी है, जो बेहद शुभ है। और इस वक्त आपको बता दें कि करवा चौथ का जो चांद है वो नजर आ गया है और उसके बाद सुहागिनें जो कि पूरे दिन निर्जला रहती हैं, व्रत रखती हैं, वो अब चांद को देखने के बाद अपना व्रत पूरा कर रही है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। पी चिदम्बरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई के स्पेशल जज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी। यूपी के महाराजगंज जिले में एचडीएफसी बैंक की आनंद नगर शाखा से 3 लुटेरे 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश की सेना की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के भरतपुर में लड़कियों के साथ सरेराह छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर जा रही 2 लड़कियों को बाइक पर जा रहे 2 लड़के छेड़कर फरार हो गए। कर्नाटक के बेंगलुरु जिले में एक स्कूल बस का ड्राइवर बच्चों से भरी बस को बीच सड़क पर छोड़कर शराब पीने चला गया था, जिसे पुलिस की मदद से अभिभावकों ने खोजा। पंजाब के जलंधर में एक सिख बुजुर्ग ने 5 भाषाओं में गुरु नानक देव जी के नाम पर नानक नाम संतोष में नाम से किताब लिखी, ताकि विदेश में रह रहे बच्चे गुरबानी के साथ जुड़ सकें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की अगुवाई में पॉलिथीन के खिलाफ गांधी संकल्प पदयात्रा निकाली गई। और एक ब्रेक के बाद लौट रहे फौरन वापस।